अरस्तु का त्रासदी विषयक सिद्धांत। अरस्तु की काव्य विषयक मान्यताएं मुख्य रूप से काव्य शास्त्र में मिलती है। उन्होंने काव्य की रचना, संरचना और प्रभाव तीनों पर विचार किया है, किंतु जितना विचार उन्होंने त्रासदी की संरचना पर किया उतना किसी अन्य विषय पर नहीं। पश्चिम में त्रासदी का सर्वप्रथम विवेचन यूनान में हुआ, क्योंकि वहीं उनका सर्वप्रथम सर्वांगीण विकास हुआ। अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने भी त्रासदी पर अपने विचार प्रकट किए हैं, परंतु फिर भी अरस्तु ने ही अपने पहले त्रासदी का गंभीर विवेचन किया। प्लेटो ने काव्य का वर्गीकरण करते हुए त्रासदी और कामदी दोनों के संबंध में अपना मंतव्य प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार त्रासदी महाकाव्य से निम्न कोटि का माना जाना चाहिए, परंतु अरस्तु के विचार इस संबंध में कुछ भिन्न होने के कारण उन्होंने अपने गुरु प्लेटो के त्रासदी विवेचन का खंडन कर अपने त्रासदी सिद्धांत की स्थापना की। अरस्तु ने त्रासदी की परिभाषा देते हुए कहा है कि त्रासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है, जो समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में होती है, जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इस मनोविकारों का विरेचन किया जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र के मत में देखें तो त्रासदी की इस परिभाषा के अनुसार कहा जा सकता है कि त्रासदी दृश्य काव्य का एक भेद है। इसकी कथा वस्तु गंभीर होती है, इसका एक निश्चित आयाम होता है और यह अपने आप में पूर्ण होती है, अर्थात इसमें जीवन के गंभीर पक्ष का चित्रण होता है। त्रासदी के मूल भाव करुणा और त्रास होते हैं। इन भावों को उद्बुद्ध पर विरेचन पद्धति से मानव मन का परिष्कार त्रासदी का मुख्य उद्देश्य है। त्रासदी की शैली भावपूर्ण और अलंकृत होती है। अरस्तु ने त्रासदी के अंगों का विवेचन संरचनात्मक विश्लेषणात्मक पद्धति से किया है। उन्होंने त्रासदी के 6 अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं। एक कथानक, दूसरा चित्रण, तीसरा पदावली, चौथा विचार, पांचवा दृश्य विधान, छठवां गीत। इनमें से कथानक चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं, दृश्य विधान अनुकरण की पद्धति है और पदावली गीत अनुकरण के माध्यम है। कथानक को देखें, इन 6 तत्वों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अरस्तु ने कथानक को माना है। वे कथा वस्तु को प्रबंध काव्य मात्र का और विशेष रूप से त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। त्रासदी को आत्मा मानते हैं। कथानक को अरस्तु सर्वोपरि महत्व देते हैं। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने जितने विस्तार से कथानक के विविध पक्षों पर विचार किया है, उतना किसी और तत्व पर नहीं किया। उन्होंने कथानक पर आधार, विस्तार, संरचना, भेद, वस्तु विधान सभी दृष्टियों से विचार किया है। त्रासदी के कथानक के संबंध में अरस्तु ने 3 मुख्य स्रोत स्वीकार किया है, जिसमें पहला है दंत कथा, दूसरा कल्पना और तीसरा इतिहास। दंत कथा मूल साहित्य को वे सर्वोत्तम मानते थे, क्योंकि उसमें विद्यमान के साथ अविद्यमान के समन्वय का अवकाश होता है। सत्य के साथ कल्पना का समावेश होता है। सत्यांश अपनी विश्वसनीयता के कारण महत्वपूर्ण होता है और कल्पना अपनी संभाव्यता के कारण। शेष 2 आधारों को वे अग्राह्य नहीं मानते थे, किंतु उतना समृद्ध भी नहीं जितना दंत कथा मूलक साहित्य को मानते हैं। कथा वस्तु के मूल गुण अरस्तु के अनुसार त्रासदी की कथा वस्तु के 6 मूल गुण होते हैं: एकान्विति, पूर्णता, संभाव्यता, सहज विकास, कौतूहल और साधारणीकरण। एकान्विति को देखें तो कथा वस्तु की संरचना की जो विशेषता है, उसमें अरस्तु ने एकान्विति पर विशेष बल दिया है। एकान्विति से उनका तात्पर्य था कार्य व्यापार में एकता
यानी कथा में क्रम बना रहे, अर्थात कथानक में विविध प्रसंगों की अनिवार्यता। इसमें ऐसी घटनाएं होनी चाहिए कि जिनमें परस्पर आवश्यक और संभाव्य संबंध हो तथा एक कार्य व्यापार उसका केंद्र बिंदु हो। पूर्णता। पूर्ण कथानक से उनका तात्पर्य था समूची क्रम योजना के अनुसार या अनुरूप आदि मध्य और अवसान से युक्त कार्य व्यापार। उनका तात्पर्य कथानक के विभिन्न प्रसंगों में अपेक्षित कार्य कारण संबंध से था। इस प्रकार पूर्णता का अभिप्राय है जिज्ञासा की क्रमिक पूर्ति की अनिवार्य व्यवस्था। संभाव्यता। संभाव्यता इसका अभिप्राय यह है कि जो घटित हो चुका है वही पर्याप्त नहीं है, अपितु जो घटित हो सकता है वही भी काम्य है। इसमें असंभाव्य घटनाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्हें मानव मन ग्रहण नहीं कर सकता। सहज विकास। सहज विकास से उनका अभिप्राय विभिन्न घटनाओं में सहजता हो कार्य कारण संबंध से। साथ ही वह यह भी आवश्यक मानते थे कि नाटक के विभिन्न अंग समृद्धि, स्थिति, विपर्य और अभिज्ञान आदि कथानक से सहज ही उद्भूत हों। कौतूहल को देखें तो कथानक कौतूहल पैदा करे। इसके लिए आवश्यक है कि घटनाएं प्रेक्षक के सामने अचानक ही उपस्थित हों, पर यह आकस्मिकता संयोगजन ही नहीं होनी चाहिए। घटनाओं में आकस्मिकता में पूर्वपरता रहनी चाहिए, तभी श्रोता अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता है। साधारणीकरण। कवि या नाटककार घटना विन्यास के पूर्व अपने कथानक की सार्वभौमिक रूपरेखा बनाए जिसके साथ सभी तादात्म्य कर सकें। प्रबंध विधान को अरस्तु त्रासदी की रीढ़ मानते थे। उनका मत था कि घटनाओं का विन्यास करने से पूर्व रचनाकार के मन में कथानक की रूपरेखा स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसी रूपरेखा जो देश काल के बंधनों से मुख्य अतः सर्वग्राह्य हो। अरस्तु के अनुसार कथानक दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। उनकी प्रकृति का निर्णय कार्य के आधार पर होता है। सरल कार्य वाले कथानक जैसे सरल कार्य जटिल कार्य वाले कथानक जटिल होते हैं क्योंकि उनके अनुसार वास्तविक जीवन के व्यापारों में भी स्पष्टता यही भेद होता है। सरल कथानक वह है जिसका कार्य व्यापार इकहरा और अविच्छिन्न हो, अर्थात जिसमें स्थिति विपर्य और अभिज्ञान के बिना ही भाग्य परिवर्तन हो जाता है। जबकि जटिल कथानक का आधार जटिल व्यापार होता है। जटिल व्यापार वह है जहाँ भाग्य परिवर्तन स्थिति विपर्य या अभिज्ञान अथवा दोनों के द्वारा घटित होता है। जटिल कथानक की प्रकृति इकहरी और गति सरल सपाट होती है। विविध संदर्भों और आकस्मिक प्रसंग योजनाओं से युक्त उसका घटना विधान अनेक जोड़ों और मोड़ों से गुजरता हुआ चरम परिणति को प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम चरित्र चित्रण। तो महत्व क्रम में अरस्तु कथानक के बाद दूसरा स्थान चरित्र चित्रण को देते हैं। चरित्र चित्रण का मूल आधार उन्होंने पात्रों के चरित्र को स्वीकार किया है। अरस्तु ने चरित्र चित्रण के 6 आधारभूत सिद्धांत स्वीकार किए हैं। रचना के चरित्र चित्रण के लिए इन 6 बातों को ध्यान रखना रचनाकार के लिए आवश्यक है। भद्रता, औचित्य, जीवन के अनुकूल एकरूपता, संभाव्यता, सच्चाई और आदर्श। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात उनके अनुसार यह है कि चरित्र भद्र हो। यदि उद्देश्य भद्र है तो चरित्र भी भद्र होगा। चरित्र की व्यंजना किसी भी वक्तव्य या कार्य व्यापार से हो सकती है। अरस्तु स्त्री को कुछ निम्न स्तर का और दास को तो बिल्कुल ही निकृष्ट जीव मानते थे, परंतु इस संभावना से इनकार नहीं करते थे कि भद्रता हर वर्ग के पात्र में संभव है। अरस्तु ने औचित्य को चरित्र का दूसरा गुण माना है। चरित्र के संदर्भ में यह औचित्य स्वभाव और आचरण संबंधी होता है। उनके अनुसार पुरुष में एक प्रकार का शौर्य होता है, परंतु नारी पात्रों में शौर्य या नैतिकता, विवेक शून्य चातुर्य का समावेश उचित नहीं कहा जा सकता। चरित्र की तीसरी विशेषता यथार्थता और जीवन के प्रति सच्चाई स्वीकार करते हैं। इसी विशेषता की परिणति स्वाभाविकता और संगीत में होती है। अरस्तु के अनुसार
चरित्र का विकास इस रूप में होना चाहिए कि उनके अंत तक यही विशेषताएं बनी रहे जो आरंभ में दिखाई गई हो। यदि उसमें परिवर्तन दिखाया जाए तो इस परिवर्तन के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए। चरित्र में स्वाभाविकता और संगीत को वे अनिवार्य अंग मानते थे। चरित्र चित्रण के लिए अरस्तु ने चित्रकला को आदर्श माना। उन्होंने त्रासदीकार को परामर्श दिया कि जिस प्रकार चित्रकार मूल का प्रत्यांकन करते हुए भी सामान्य जीवन से अधिक सुंदर चित्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार कवि को चाहिए कि वह चरित्र के गुण दोषों की स्वाभाविकता की रक्षा करते हुए भी जीवन की तुलना में उन्हें अधिक परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करे। कहा जा सकता है कि अरस्तु साहित्य की रचना सौंदर्य के नियमों के अधीन स्वीकार करते हैं। विचार। त्रासदी के तत्वों के महत्व क्रम की दृष्टि से अरस्तु ने तीसरा स्थान विचार को दिया है। अरस्तु के अनुसार विचार का अर्थ है परिस्थिति के अनुरूप संभव और संगत के प्रतिपादन की क्षमता। कुछ और खुलासा करते हुए उन्होंने कहा, विहकार या विद्यमान रहता है जहाँ किसी वस्तु का भाव या अभाव सिद्ध किया जाता है या किसी सामान्य सत्य की व्यंजना शुक्ति का आख्यान होता है। विचार की आवश्यकता अरस्तु किसी वक्तव्य को सिद्ध करने या सामान्य सत्य का आख्यान करने के लिए स्वीकार करते हैं। विचार की व्यापकता का अरस्तु ने जिस रूप में निरूपण किया उससे स्पष्ट है कि वे विचार में केवल बुद्धि तत्व की प्रधानता को स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने स्पष्ट किया, विचार के अंतर्गत ऐसा प्रत्येक प्रभाव आ जाता है जो वाणी द्वारा उत्पन्न हो। इसके उपविभाग हैं प्रमाण और प्रतिवाद, करुणा, त्रास, क्रोध की उद्बुद्धि, अतिमूलन और उन्मूलन। चौथा है पदावली। पदावली से अरस्तु का अभिप्राय था शब्द अर्थमय अभिव्यक्ति। उन्होंने त्रासदी का माध्यम अलंकृत भाषा को माना। अलंकृत की व्याख्या करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया, अलंकृत भाषा से मेरा अभिप्राय ऐसी भाषा से है जिसमें लय, सामंजस्य और गीत का समावेश होता है। त्रासदी की भाषा के बारे में अरस्तु ने विस्तार से लिखा, जिसका सार यह था कि त्रासदी की भाषा प्रसन्न, समृद्ध और उदात्त होनी चाहिए। पदावली में ये गुण अलंकृत, गरिमा और औचित्य के समावेश से और शुद्धता और बाह्य आडंबर के विरुद्ध सतर्कता से आते हैं। बाद में लौजाइनस ने भी उदात्त का विवेचन करते हुए अलंकृत पर बल देते हुए भी शब्द आडंबर, बाह्य आडंबर और शुद्धता को उदात्त विरोधी तत्व माना था। दृश्य विधान। अरस्तु मानते थे कि त्रासदी के प्रबल प्रभाव की अनुभूति दृश्य विधान यानी रंगमंची प्रस्तुति के बिना भी संभव है। उन्होंने तर्क दिया कि दृश्य विधान का कवि की अपेक्षा मंच शिल्प की कला पर अधिक निर्भर रहता है और इससे स्वतंत्र रूप से त्रासदी के प्रबल प्रभाव की अनुभूति होती है, किंतु त्रासदी के मूल प्रभाव के लिए यह सर्वथा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि दृश्य विधान एक बाह्य प्रसाधन है। इस प्रकार त्रासदी का आकर्षण प्रस्तुति सापेक्ष नहीं होता। गीत। अरस्तु ने गीत को भी त्रासदी का अभिन्न अंग माना है, जबकि उनका स्वतंत्र प्रयोग वृंदगान के अंतर्गत होता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अरस्तु के काव्यशास्त्र का अधिकांश भाग त्रासदी को समर्पित है और इसी में उनके प्रतिभा का उत्कर्ष मिलता है। वस्तुतः अरस्तु के त्रासदी को कला का आदर्श रूप मानकर उनके निर्मित कला के मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु का मानना था कि त्रासदी मानव पीड़ा की गाथा होते हुए भी हमें इसलिए सुख प्रदान करती है कि प्रथम तो वह हमें जीवन सत्यों से परिचित कराकर हमारे ज्ञान भंडार की अभिवृद्धि करती है। दूसरा, उसे देखते समय साधारणीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम भाव आंदोलन और भाव मग्नता से उत्पन्न सुख का अनुभव करते हैं। और तीसरा, यह सुंदर कलाकृति होती है जिसे कवि अपनी प्रतिभा, कल्पना शक्ति तथा कलात्मक चातुर्य से
मनमोहक बना देते हैं। धन्यवाद।